हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे मराठा साम्राज्य अर्थात मराठा एम्पायर। इसके बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा मराठा साम्राज्य मराठा एम्पायर। शुरुआत करेंगे। शुरुआत में हम देखेंगे जो मराठा साम्राज्य के शासक थे उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उनकी डिटेल आगे देखेंगे। तो सबसे लिस्ट देखेंगे। लिस्ट में सबसे नंबर वन पे आते हैं हमारे कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमारे सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। फिर आते हैं हमारे छत्रपति संभाजी महाराज। कौन आते हैं हमारे, छत्रपति संभाजी महाराज। फिर आते हैं छत्रपति राजाराम। फिर छत्रपति हमारे शिवाजी द्वितीय। फिर छत्रपति आते हैं कौन, शाहू महाराज। आप इसे याद रखेंगे। पांचवें नंबर पे कौन आते हैं हमारे, छत्रपति शाहू महाराज। फिर आते हैं बालाजी विश्वनाथ। फिर आते हैं बाजीराव प्रथम। फिर आते हैं बाजीराव, जो बालाजी बाजीराव है वो आते हैं। फिर माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते हैं। फिर हमारे क्या आते हैं, माधवराव, माधव नारायण राव या फिर माधवराव द्वितीय। फिर आता है रणनीति का गेम। क्या रणनीति का गेम आता है। फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं। तो इस तरह से हमने देखेंगे जो हमारे शासक थे और उनका जो घटनाक्रम है उनके बारे में काफी डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें तो शिवाजी महाराज ने अपनी कुशलता और पराक्रम से, क्या छत्रपति शिवाजी ने क्या किया, अपनी कुशलता और पराक्रम से जो बिखरा हुआ मराठा साम्राज्य था इसको एकजुट किया और एक स्वतंत्र हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या, जो मराठा साम्राज्य बिखरा हुआ था उसको एकजुट किया, साथ ही साथ क्या, स्वतंत्र हिंदवी साम्राज्य की नींव रखी थी। राज्याभिषेक की बात करें तो 1674 ईस्वी में, कब, 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। तो शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि जब तक उनका विधिवत राज्याभिषेक नहीं होगा तब तक अन्य राजा और मुगल उन्हें एक विद्रोही जमींदार ही मानते रहेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या, अपनी सत्ता को संप्रभु और वैध बनाने के लिए, क्या उन्होंने अपनी सत्ता को वैध और संप्रभु बनाने के लिए 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक क्यों करवाया, क्यों, क्योंकि जब तक वो अपना राज्याभिषेक नहीं करवा लेते तब तक जो आसपास के राजा है और जो हमारे मुगल है, मुगल उन्हें कभी भी एक राजा नहीं मानेंगे बल्कि एक विद्रोही जमींदार ही मानेंगे। इसलिए इसके लिए उन्होंने काशी बनारस से सबसे विद्वान पंडित थे नागा भट्ट, उनको बुलाया और उनके हाथों से विधिवत अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पे, अपने रायगढ़ के किले में 6 जून 1674 में। चित्र में आप शिवाजी महाराज को देख सकते हैं। फिर उन्होंने अपना एक मंत्रिमंडल नियुक्त किया। क्या, मंत्रिमंडल नियुक्त किया जिसे वो अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान मंडल या उनका मंत्रिमंडल की बात करें तो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, क्या, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई। क्या बनाई, 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई जिसे वे अष्टप्रधान कहते थे। इनमें सबसे बड़ा पद क्या होता था, पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं। तो उन्होंने अपने जो अष्टप्रधान का सबसे बड़ा पद क्या रखा, पेशवा, जो बाद में चल के बहुत ही शक्तिशाली पद बन जाता है, शासक के बराबर का पद बन जाता है पेशवा। तो वो होता था हमारे अष्टप्रधान का प्रधानमंत्री, जिस पर हमारे मरणोपंत त्र्यंबक पिंगले को नियुक्त किया गया था। मरणोपंत क्या, हमारे मरने के बाद जो त्र्यंबक पिंगले थे उनको नियुक्त किया गया था। फिर माता जीजाबाई के निधन की बात करें तो राज्याभिषेक के मात्र 12 दिन बाद जब हमारे शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो जाता है तो उनके मात्र 12 दिन बाद हमारे 18 जून 1674 को उनकी जो माता थी जीजाबाई, मतलब शाहजी भोंसले की पत्नी, उनका निधन हो जाता है। और इसे एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है कि जैसे उनका राज्याभिषेक हुआ उनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से उन्होंने अपना दूसरा तांत्रिक राज्याभिषेक करवाया। क्या, दूसरा उन्होंने तांत्रिक राज्याभिषेक करवाया। तो माता के निधन और कुछ अपशगुनों की वजह से निश्चलपुरी गोसावी नामक, या निश्चलपुरी गोसावी नामक एक तांत्रिक थे, उनके सुझाव पे शिवाजी महाराज ने 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। तो आप इसे याद रखेंगे, जो मराठा राज्य के शासक थे उनमें हमारे शिवाजी महाराज ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। एक तो हमारे साधारण विधि से, दूसरा हमारा तांत्रिक विधि से। फिर संभाजी महाराज की कैद की बात करें तो शिवाजी महाराज के अंतिम दिनों में उनके और उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी के बीच कुछ वैचारिक मतभेद हो जाता है। किसके बीच में, उनके और उनका जो पुत्र थे संभाजी, उनके बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है। क्यों, क्योंकि संभाजी राजपाट चाहते थे और शिवाजी को हटाना चाहते थे। इसी वजह से दोनों के बीच मतभेद हो जाता है। इसी की वजह से 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। इस कारण हमारे 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। तब हमारे संभाजी महाराज पन्हाला के किले में कैद थे, नजरबंद थे। तो शिवाजी महाराज ने, जो संभाजी थे, तो संभाजी को क्या कैद कर लिया था, कहाँ, पन्हाला के किले में। तो जब वहां नजरबंद थे उसी समय हमारे क्या, शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। कब, 1680 में।
जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है, फिर हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को राजा बनाया जाता है। कब से? 1680 से 1669 तक। 1680 से 1669 तक हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को राजा बनाया जाता है। तो शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली। शिवाजी महाराज के निधन के बाद क्या संभाजी महाराज ने अपनी सत्ता संभाली और उनके शासनकाल, जो हमारे संभाजी महाराज है, तो संभाजी महाराज का शासनकाल मुगल, खासकर देखें तो औरंगजेब, उनके साथ निरंतर युद्ध का काल रहा था। तो जैसे ही हमारे शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है, तो शिवाजी महाराज की मृत्यु की सूचना जैसे ही हमारे मुगलों को लगती है, मुगलों में कौन थे हमारे? औरंगजेब। तो वो सोचते हैं क्यों ना हम जो शिवाजी महाराज का जो सपना है हमारे हिंदवी स्वराज का, तो उसके चकनाचूर करके जो मराठा साम्राज्य है उसको मुगलों के शासन में मिला ले। तो वो क्या करते हैं, दक्कन की तरफ आ जाते हैं। तो औरंगजेब का दक्कन में आगमन की बात करें, तो औरंगजेब मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए खुद एक विशाल सेना लेके दक्कन, मतलब दक्षिणी भारत की ओर कूच कर देते हैं, मतलब उधर की तरफ आ जाते हैं। संभाजी महाराज ने अगले 9 वर्षों तक उनसे कड़ी टक्कर ली, मतलब औरंगजेब से सीधी-सीधी लड़ाई लड़ी किसने? हमारे संभाजी महाराज ने। और एक भी किला मुगलों को आसानी से जीतने नहीं दिया, जबकि हमारे औरंगजेब खुद हमारे जो मराठा साम्राज्य था, तो मराठा साम्राज्य को जीतने के लिए आए थे। फिर गिरफ्तारी और हत्या की बात करें तो 1669 में मुगल सेनापति मुकर्रब खां ने, क्या मुगल सेनापति थे कौन? मुकर्रब खां। उन्होंने एक गुप्त सूचना के आधार पर संभाजी महाराज को संगमेश्वर में अचानक रूप से घेर लिया था। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुकर्रब खां थे, तो मुकर्रब खां को एक गुप्त सूचना मिलती है जिसमें यह बताया गया कि संभाजी महाराज हमारे संगमेश्वर में आराम कर रहे हैं, तो वहां उनको अचानक घेर लिया जब वे अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे कि किस प्रकार से औरंगजेब को हराया जाए। औरंगजेब ने उनके सामने इस्लाम कबूलने और सभी मराठा खजानों की जानकारी देने की शर्त रखी कि आपको तभी जिंदा छोड़ा जाएगा जब आप है ना अपने इस्लाम धर्म को कबूल कर लोगे, साथ ही साथ क्या मराठा खजाने की जानकारी हमारे औरंगजेब को दे दोगे, जिससे संभाजी ने ठुकरा दिया था। और इसके बाद औरंगजेब ने बड़ी ही क्रूरता से उनकी हत्या करवा दी थी, किनकी? संभाजी महाराज की। आगे बात करें तो अगले हमारे शासक आते हैं, कौन है? छत्रपति राजाराम। छत्रपति राजाराम की बात करते हैं, इनका शासनकाल हमारे 1689 से 1700 ईस्वी तक रहा था। जैसे हमारे संभाजी महाराज की हत्या हो जाती है, तो संभाजी महाराज की हत्या के बाद मराठा साम्राज्य गहरे संकट में आ जाता है। मुगलों ने भी क्या किया, रायगढ़ पर कब्जा कर लिया और संभाजी की जो पत्नी थी येसुबाई और उनके छोटे बेटे जो साहू थे, इनको कैद कर लिया था। किसने? मुगलों ने। ऐसी स्थिति में संभाजी के सौतेले भाई जो राजाराम थे, उनको छत्रपति बनाया गया था। किनको? जो हमारे संभाजी के सौतेले भाई थे राजाराम, उनको छत्रपति बनाया जाता है। मुगलों से बचने के लिए राजाराम को हमारे राष्ट्र छोड़ के सुदूर जो दक्षिण है वहां पे जिंजी के किले में शरण लेनी पड़ी थी। किसे? हमारे राजाराम को। आप इसे याद रखेंगे। मुगलों से बचने के लिए राजाराम कहाँ चले गए? महाराष्ट्र को छोड़ के सुदूर दक्षिण में हमारे जिंजी के किले में जाके शरण लेते हैं और वहीं से उन्होंने मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। मुगलों के खिलाफ उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा और 1700 ईस्वी में उनकी एक बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। कौन? हमारे राजाराम जी भी हमारे मृत्यु हो जाती है, राजाराम जी की भी। उसके बाद आते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी द्वितीय और ताराबाई, जो हमारे 1700 से लेके 1707 तक थे। तो राजाराम की जब हमारी मृत्यु हो जाती है, तो राजाराम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व उनकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। तो राजाराम की मृत्यु के बाद किसके पास शासन चला गया? हमारी उनकी पत्नी ताराबाई के पास शासन चला जाता है। तो ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठाया। किसे? बेटे कुमार शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठाया और खुद उनकी संरक्षिका बन जाती है। ताराबाई क्या थी? एक अत्यंत कुशल रणनीतिकार थी और उनके नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को लोहे के चने चबुआ दिए थे और कई मुगल क्षेत्रों पर हमला करके कर वसूलना भी शुरू कर दिया था। किसने? ताराबाई ने। आप इसे याद रखेंगे। और इसी दौरान हमारे किसकी मृत्यु हो जाती है? हमारे औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो 1707 में औरंगजेब की दक्कन में ही मृत्यु हो जाती है, जो दक्कन का अभियान था। तो दक्कन के अभियान के दौरान ही हमारे किसकी? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसी दौरान क्या है, साहू की भी रिहाई हो जाती है। किसकी? साहू की रिहाई भी हो जाती है। तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने, आप इसे याद रखेंगे, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने क्या किया, शाहू जी, संभाजी के बेटे साहू, जो हमारे 1679 में मुगलों की कैद में थे, उनको आजाद कर दिया। क्या? हमारे जो संभाजी के बेटे थे साहू, उनको आजाद कर दिया। किसने? हमारे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने। अब मुगलों का इसका जो कैद में थे उसको आजाद करने का उद्देश्य क्या था? तो मुगलों का उद्देश्य ये था कि साहू के जाने से मराठों के बीच गद्दी के लिए गृह युद्ध छिड़ जाएगा। जैसे साहू चला गया, साहू की मृत्यु हो गई, तो साहू के जाने के बाद क्या है,
जो मराठों की गद्दी के लिए गृहयुद्ध छिड़ जाएगा और मुगलों का सिरदर्द कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे मराठे हैं ये आपस में लड़ते-मरते रहेंगे, तो जो मुगल है आराम से, आसानी से क्या है हमारे शासन कर सकते हैं। तो इसी दौरान होता हमारा कौन-सा खेड़ा का युद्ध 1707 में। तो मुगलों की चाल सफल साबित हुई। दक्कन लौटते ही हमारे शाहू ने क्या किया? मराठा सिंहासन पर अपना अधिकार माँगा। क्यों? उन्होंने कहा कि अब मराठा सिंहासन मेरा है। क्यों? क्योंकि संभाजी के बड़े बेटे थे। क्या संभाजी के बड़े बेटे थे? लेकिन ताराबाई ने ये कह के सत्ता देने से मना कर दिया कि साम्राज्य उनके पति राजा राम ने बचाया था। तो दोनों के बीच में संघर्ष शुरू होता है और युद्ध होता है कौन-सा? खेड़ा का युद्ध। तो युद्ध की बात करें, युद्ध हमारे 1707 में साहू और ताराबाई की सेनाओं के बीच में खेड़ा जो कहाँ पे? पुणे के पास पे, वहाँ पे हमारे युद्ध होता है। आप इसे याद रखेंगे। तो 1707 में साहू और ताराबाई की सेनाओं के बीच में हमारे खेड़ा में युद्ध होता है पुणे के पास में। बात करें इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ की भूमिका की बात करें, तो इस युद्ध में बालाजी विश्वनाथ जो बाद में पेशवा भी बनते हैं, तो उन्होंने अपनी कूटनीति से कई प्रमुख जो मराठा सरदार है उनको साहू के पक्ष में कर दिया। किसके पक्ष में कर दिया? साहू के पक्ष में कर दिया। अब साहू के पक्ष में करने का परिणाम क्या हुआ? तो इससे हमारे क्या विभाजन हो जाता है। तो इस युद्ध में साहू की जीत होती है और हारने के बाद ताराबाई कहाँ चली जाती है? दक्षिण की ओर चली जाती है। आप इसे याद रखेंगे। तो जीतते कौन हमारे? हमारे साहू जीतते हैं किसमें? खेड़ा के युद्ध में 1707 का जो युद्ध हुआ था। बात करें इस घटनाक्रम ने क्या किया? तो इस घटना ने हमारे मराठा साम्राज्य को 2 अलग-अलग गद्दियों मतलब केंद्रों में बाँट दिया था। तो खेड़ा के युद्ध ने क्या किया? एक तो हमारा केंद्र बना दिया सतारा और दूसरा बना दिया कोल्हापुर। एक तो हमारा क्या सतारा है और एक दूसरा कोल्हापुर। सतारा की बात करें तो यहाँ से हमारे छत्रपति साहू जी महाराज का शासन शुरू होता है। किसका? छत्रपति साहू जी महाराज का शासन शुरू होता है और यहीं से बाद में क्या पेशवाओं की ताकत बढ़ती है। कहाँ? सतारा से। दूसरा होता है कोल्हापुर। तो यहाँ ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पे एक अलग मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पे? कोल्हापुर में। इसके बाद हमारे हम पढ़ेंगे किनके? छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में, जिनका शासन खेड़ा के युद्ध के बाद 1707 से शुरू हुआ था। कब तक चला था? 1749 तक चला था। तो खेड़ा के युद्ध के बाद साहू महाराज ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया और शासन को संभाला। तो खेड़ा के युद्ध के बाद क्या साहू महाराज राजा बन जाते हैं सतारा के। तो सतारा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया और शासन को शुरू किया। उत्तराधिकारी को का गोद लिया जाने की बात करें तो साहू महाराज का कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। साहू जी महाराज का क्या? कोई भी जीवित पुत्र नहीं था। साम्राज्य में भावी उत्तराधिकार के संकट को टालने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि साहू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है तो अगला राजा कौन बनेगा? तो इस संकट को, इस संघर्ष को टालने के लिए उन्होंने ताराबाई के जो पोते थे राजाराम द्वितीय उनको गोद ले लिया। ताराबाई का जो पोता था राजाराम द्वितीय उनको गोद ले लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सत्ता के हस्तांतरण की बात करें तो साहू जी महाराज ने शासन की वास्तविक शक्ति और प्रशासनिक शक्तियां क्या शासन की जो वास्तविक प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां थी अपने योग्य पेशवा प्रधानमंत्री को सौंप दी। आप इसे याद रखेंगे। सत्ता के हस्तांतरण की बात करें तो साहू जी महाराज ने शासन की जो वास्तविक प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियां थी ये अपने योग्य पेशवा प्रधानमंत्री को सौंप दी थी। फिर पेशवाओं के दौर की शुरुआत की बात करें, जैसे ही पेशवा मतलब प्रधानमंत्री को जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है तो हमारे पेशवाओं का दौर शुरू होता है। तो साहू महाराज के शासनकाल से हमारे पेशवा जिन्हें पंत प्रधान भी कहा जाता था मराठा साम्राज्य के वास्तविक संचालक बन गए थे और छत्रपति केवल नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख रह गए थे। जैसे भारत में होता है कि नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास होती है? हमारी हमारे प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी प्रकार हमारे पेशवा वास्तविक पंत प्रधान बन जाते हैं, जबकि हमारे क्या छत्रपति क्या रह जाते हैं? केवल संवैधानिक प्रमुख बन के रह जाते हैं। अगले शासक आते हैं कौन? हमारे बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासन हमारे 1713 से 1720 तक रहा था। तो बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो बालाजी विश्वनाथ कोंकण के चित्तपावन भट्ट परिवार से थे। कहाँ से थे? चित्तपावन भट्ट परिवार से थे। कहाँ के? कोंकण के। वे अपनी क्या सैन्य कूटनीति नीति के लिए जाने जाते थे। किसके लिए जाने जाते थे? सैन्य कूटनीति के लिए जाने जाते थे। वे सेना करते थे। पेशवा तक की बात करें तो छत्रपति साहू जी की सेवा में आने से पहले किसके? छत्रपति साहू की सेवा में आने से पहले वे सेना करते मतलब सेना को संगठित करने वाले अधिकारी थे। आप इसे याद रखेंगे कि पहले क्या थे? वो सेना करते थे मतलब सेना को संगठित करने वाले अधिकारी थे। उनकी कूटनीतिक प्रतिभा से प्रभावित होकर ही साहू जी ने 1713 में उन्हें पेशवा बना दिया था। कब? 1713 में उन्हें पेशवा नियुक्त कर दिया था। 1719 की दिल्ली संधि की बात करें तो ये मराठा इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना थी। 1719 की जो दिल्ली संधि थी ये क्या थी? हमारी मराठा इतिहास की एक ऐतिहासिक घटना थी। बालाजी विश्वनाथ ने मुगल दरबार के जो शक्तिशाली सैयद बंधु थे
किसके? मुगल दरबार की जो शक्तिशाली सैयद बंधु थे, जिन्हें किंग मेकर्स कहा जाता, उनके साथ संधि कर ली थी। किसने? बालाजी विश्वनाथ ने। बात करें इसकी तो मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबे, क्या? मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी मतलब जो अतिरिक्त 10% कर होता था, ये वसूलने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। इससे क्या होता है? हमारे संधि करने के बाद मराठों को दक्कन के 6 मुगल सूबों से चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। बदले में मराठों ने क्या? मुगलों से क्या? बदले में मराठों ने दिल्ली से मुगलों की मदद की, या दिल्ली में हमारे मुगलों की मदद की थी। और सैयद बंधुओं के साथ मिलकर क्रूर जो मुगल शासक थे फर्रुख हसीर, उनको गद्दी से हटाकर उनकी हत्या में भी सहयोग किया था। आप इसे याद रखेंगे। इस संधि के बदले में क्या मिला? इस संधि के बदले में मराठों ने दिल्ली में मुगलों की मदद की थी, और सैयद बंधुओं के साथ मिलकर हमारे जो फर्रुख हसीर था, उसको गद्दी से हटाकर उसकी हत्या करवाई थी। फिर द्वितीय संस्थापक की बात करें तो शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित जो स्वराज्य था, क्या शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित स्वराज्य था, उसको औरंगजेब की मृत्यु के बाद आए संकट से निकालकर विशाल साम्राज्य के रूप में पुनर्गठित करने का काम किसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने। इसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने। इसीलिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। फिर आते हमारे कौन? बाजीराव प्रथम। कौन आते? बाजीराव प्रथम की बात करें जो हमारे रणवीर सिंह है, तो बालाजी वो बाजीराव प्रथम की बात करें 1720 से 1740 तक जिसका शासन था, तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके 20 वर्षीय पुत्र, क्या? उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं, और वे भारत के इतिहास के सबसे महान सैन्य सेनापतियों में से एक माने जाते हैं। कौन? बाजीराव प्रथम। फिर लड़ाकू पेशवा की बात करें तो बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन काल में लगभग 41 युद्ध लड़े थे, और वे एक भी युद्ध नहीं हारे थे। क्या? उन्होंने 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी त्वरित सैन्य गतिविधियां जो गुरिल्ला वॉरफेयर की नीतियां थी, उसकी तुलना दुनिया के सबसे महान सेनापतियों से की जाती। किसकी? बाजीराव प्रथम की। तो बुंदेलखंड और महाराजा छत्रसाल की बात करें, बुंदेलखंड और महाराजा छत्रसाल की बात करें तो जब मुगल सेनापति मोहम्मद खां बंगश ने, क्या? जब मुगल सेनापति मोहम्मद खां बंगश ने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर हमला किया था, तो बाजीराव ने तत्परता दिखाकर, मतलब बाजीराव ने तत्परता से जाकर छत्रसाल की रक्षा की थी। आपसे याद रखेंगे कि जब मुगल सेनापति हमारे मोहम्मद खां बंगश थे, उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल पर हमला किया था, तो बाजीराव ने क्या? तत्परता दिखाई और वहां जाकर छत्रसाल की रक्षा की थी। और इसके बदले छत्रसाल ने क्या किया? बाजीराव को अपना तीसरा बेटा माना। क्या? बाजीराव को अपना तीसरा बेटा माना, और राज्य का एक हिस्सा और अपनी बेटी जो मस्तानी थी वो उनको सौंप दी, मतलब उनको शादी कर दी थी। आपसे याद रखेंगे, जब उनका नाम बाजीराव मस्तानी पड़ा। तो 76 साल की बेटी थी मस्तानी। फिर बात करें हमारे क्या? दिल्ली पर धावा की, तो 1737 में तो बाजीराव ने केवल 500 घुड़सवारों के साथ, क्या? बाजीराव ने क्या किया? 500 घुड़सवारों के साथ अचानक दिल्ली पर धावा बोल दिया, और इस त्वरित हमले से घबराकर जो मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, ये दिल्ली छोड़कर जाने की तैयारी करने लग गए थे कि अब मुझे कौन बचाएगा। अन्य विजयों की बात करें तो उन्होंने पुर्तगालियों को हराकर साल्सेट और बसीन, क्या कौन कौन से क्षेत्र है? साल्सेट और बसीन के समृद्ध क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और जंजीरा के जो सिद्दी थे, या जंजीरा के सिद्दी का मतलब जो अफ्रीका से आए हुए हबशी नौसैनिक थे, उनकी नौसैनिक ताकत को कुचल दिया था। किसने? हमारे बाजीराव प्रथम ने। फिर अटक से कटक का संकल्प की बात करें तो बाजीराव ने साहू महाराज से कहा था कि अब समय आ गया है। क्या? बाजीराव ने साहू महाराज से कहा था कि अब समय आ गया है कि हम जर्जर हो चुके मुगल वृक्ष के तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी, जब हम प्रहार करेंगे तो शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। मराठों का झंडा अटक मतलब वर्तमान पाकिस्तान से कटक मतलब उड़ीसा तक फहराएगा। इस पर साहू जी ने प्रसन्न होकर खुश होकर कहा था कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, मुझे विश्वास है कि आप मराठों का झंडा हिमालय पार भी ले जाएंगे, मतलब चाइना को भी हमारे इस भारत का हिस्सा बना लेंगे। फिर होता हमारे कौन सा? पालखेड़ का युद्ध। पालखेड़ युद्ध होता हमारे 1728 में। किन किन के बीच हुआ? ये हमारे बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क, ये मतलब चिनकिलिच खां, इन दोनों के बीच में होता हमारा पालखेड़ का युद्ध। आप इसे याद रखेंगे। किन किन के बीच होता है? हमारे बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क मतलब चिनकिलिच खां के बीच में। कौन जीतता है? परिणाम की बात करें तो बाजीराव ने अपनी तेज गति और कूटनीति से निजाम को पालखेड़ मतलब महाराष्ट्र के मैदान में बिना लड़े नहीं, बिना बड़े सीधे टकराव के पानी और आपूर्ति के लिए तरसा तरसा कर आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। तो ये परिणाम बहुत खतरनाक रहा। कैसे? कि बाजीराव ने तेज गति से और कूटनीति से क्या किया? निजाम को, क्या है जो हमारा निजाम उल मुल्क है, उनको पालखेड़ मतलब महाराष्ट्र के मैदान में इतना तरसाया, इतना तड़पाया कि हमारे जो
निजामुल मुल्क है, वो क्या आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाता है और वो भी कैसे तरसाया? अपने खाने की आपूर्ति के लिए खाना मिलना मुश्किल हो गया, पानी मुश्किल कर दिया, तो वो आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाता है। फिर आता है हमारे मुंगी शिवगांव की संधि 1728 में। तो इस संधि के तहत हमारे निजाम ने साहू महाराज को मराठों को वास्तविक छत्रपति स्वीकार किया और दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी देना मंजूर करता। कौन? हमारे निजामुल मुल्क। फिर आते हैं हमारे बालाजी बाजीराव। कौन आते हैं? बालाजी बाजीराव। चित्र में आप देख सकते हो, जिन्हें हम नाना साहब भी कह सकते हैं। 1740 से 1761 तक। तो बालाजी बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद इनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बनते हैं, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इनके समय में हमारा मराठा साम्राज्य अपनी भौगोलिक सीमाओं के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाता है। किनके? बालाजी बाजीराव या नाना साहब के समय पे। इनके समय पे की जाती है हमारी कौन सी? संगोला की संधि। संगोला की संधि की बात करें जो 1750 में हुई थी। कब? 1750 में संगोला की संधि होती है। साइन किसने किया संधि को? जो छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव, इन्होंने क्या हस्ताक्षर किया था हमारे संगोला की संधि पे। अब इस संधि के बाद बदलाव क्या आया? संधि के बाद बदलाव की बात करें तो इस संधि से छत्रपति की बची कुची जो शक्तियां थी वो भी समाप्त हो जाती है। ये संधि करते हैं तो संधि की बाद में जो छत्रपति की बची कुची कुछ शक्तियां थी वो भी समाप्त हो जाती है और पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक संवैधानिक प्रमुख बन जाता है। किसमें? संगोला की संधि के बाद। नए केंद्र की बात करें तो मराठा शक्ति की वास्तविक जो राजधानी थी, मराठा शक्ति की राजधानी सतारा से बदल के कहा पुणे या पुनः बना दी गई और पेशवा का पद क्या वंशानुगत मतलब हेरिडिटरी कर दिया गया। किसके बाद में? संगोला की संधि के बाद। इसके बाद हमारे उभर के आता है क्या? मराठा संघ। क्या हमारे क्या उभर के आता है? मराठा संघ का उदय की बात करें तो साम्राज्य को कुशलता से चलाने के लिए, साम्राज्य को कुशलता से चलाने के लिए 5 प्रमुख मराठा जो घराने थे उनका एक संघ बनाया गया। 5 प्रमुख मराठा घरानों का एक संघ बनाया गया, जिसका प्रमुख क्या? पुणे का पेशवा था। जिसका हेड कौन बना? पुणे का पेशवा था। जैसे पेशवा की बात करें तो पेशवा पुणे में था जो हमारा हेड था। सिंधी हमारे ग्वालियर में थे, होलकर हमारे इंदौर से थे, भोंसले हमारे नागपुर से थे और गायकवाड़ कहाँ से थे? बड़ौदा से। तो इस तरह हमारे 5 जो प्रमुख मराठा घराने थे उनको मिलाकर के एक संघ बनाया गया, जिसमें पुणे का जो पेशवा था वो हेड था। अब हम बात करेंगे पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जो 14 जनवरी 1761 में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में होने वाला पानीपत का तीसरे युद्ध की बात करें तो ये युद्ध हमारे भारत के इतिहास के सबसे भीषण और निर्णायक युद्धों में से एक था। कौन सा? पानीपत का तीसरा युद्ध। प्रतिद्वंदी की बात करें तो मराठा सेना वर्सेज हमारे कौन? अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में होता हमारे पानीपत का तीसरा युद्ध। कब? 14 जनवरी 1761 में। बात करें अहमद शाह अब्दाली की तो ये हमारे अफगानिस्तान का दुर्रानी शासक था। आप इसे याद रखेंगे, अफगानिस्तान का दुर्रानी शासक था कौन? अहमद शाह अब्दाली। और इसने भारत पर 5वां आक्रमण किया था। आप इसे याद रखेंगे, भारत पर 5वां आक्रमण किया था। कौन सा? पानीपत के तीसरे युद्ध में। बात करें आक्रमण करने के कारण की तो मराठों ने दिल्ली के मुगल बादशाह की सुरक्षा का जिम्मा लिया था। आप इसे याद रखेंगे, किसने? मराठों ने लिया था दिल्ली के मुगल बादशाह की सुरक्षा का जिम्मा। किसके तहत? 1752 की संधि के तहत। और पंजाब से अब्दाली की प्रतिनिधि को खदेड़ दिया गया था। जो अब्दाली का प्रतिनिधि था पंजाब में, तो उसे खदेड़ दिया गया था। इसी वजह से हमारे अब्दाली युद्ध करता है। कमान की बात करें तो औपचारिक मतलब नाम मात्र सेनापति था कौन? हमारे विश्वास राव, जो हमारे पेशवा का युवा बेटा था। कौन था? विश्वास राव, जो हमारे पेशवा का युवा बेटा था। और वास्तविक सेनापति कौन था? हमारे सदाशिव राव भाव, जो पेशवा का चचेरा भाई था। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारे कमान किनके हाथ में थी? औपचारिक सेनापति तो हमारे विश्वास राव थे, जो पेशवा का युवा बेटा था। और वास्तविक सेनापति कौन थे? सदाशिव राव भाव। तोपखाना प्रमुख की बात करते हैं इब्राहिम खां गारदी। कौन? इब्राहिम खां गारदी हमारे तोपखाना के हेड बनते हैं, जिसने अपने आधुनिक तोपखाने से अफगानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। किससे? अफगानी जो आधुनिक तोपखाना था, तो अफगानी आधुनिक तोपखाने से अफगानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। किसने? इब्राहिम खां गर्दी ने। हार के कारणों की बात करें तो हमारे इसमें मराठे हार जाते हैं। स्थानीय शक्ति जिसमें हमारे राजपूत और जाट, इनका सहयोग हमारे मराठों को नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ रसद मतलब भोजन और आपूर्ति की भारी कमी हो जाती है। और अब्दाली के पास क्या थी? आधुनिक रणनीति थी। आप इसे याद रखें, इसी वजह से अब्दाली जीत जाता है। परिणाम और प्रभाव की बात करें तो इस युद्ध में मराठों की दर्दनाक हार होती है। क्या होता है? इस युद्ध में मराठों की दर्दनाक हार होती है। विश्वास राव, सदाशिव राव भाव समेत मराठों के लगभग सभी प्रमुख सेनापति और हजारों सैनिक मारे जाते हैं। तो इसमें हमारे क्या होता है? विश्वास राव, सदाशिव राव भाव समेत क्या हमारे मराठों के लगभग सभी प्रमुख सेनापति और हजारों सैनिक मारे जाते हैं।
फिर पेशवा के निधन की बात करें, जब एक व्यापारी ने पेशवा नाना साहब को क्या जब एक व्यापारी ने पेशवा नाना साहब को गुप्त कोड की खबर दी, तो खबर दी कि दो मोतियां विलीन हो गई है, मतलब विश्वासराव और भाव, दो हमारे क्या मोतियां विलीन हो गई है, मतलब सदाशिवराव और भाव दोनों के दोनों की मृत्यु हो गई है, और 27 सोने की मोहरें खो गई है, और चांदी व तांबे की तो गिनती ही नहीं है। तो इस सदमे को नाना साहब बर्दाश्त नहीं कर सके और जून 1761 में नाना साहब की मृत्यु हो जाती है। अगले हमारे मराठा सरदार कौन बनते हैं, हमारे पेशवा माधवराव। पेशवा माधवराव और मराठाओं की पुनरुत्थान की बात करें, तो पानीपत की तीसरी 1761 के झटके से पेशवा नाना साहब की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद मात्र 16 वर्ष की आयु में उनके बेटे माधवराव ने सत्ता संभाल ली। बात करें उनकी, तो उन्होंने साम्राज्य की वापसी की। माधवराव ने अपने अद्भुत प्रशासनिक और सैन्य क्षमता से, तो माधवराव ने क्या किया, अपनी अद्भुत प्रशासनिक और सैन्य क्षमता से मात्र 10-11 वर्षों में ही मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिला दिया। उन्होंने निजाम हैदराबाद के निजाम को हराया, मैसूर के ताकतवर जो शासक थे हैदर अली, उनको पराजित करके चौथ वसूली, और उत्तर भारत मतलब मालवा बुंदेलखंड में फिर से मराठा पताका फहराई। तो हमारे कहा उत्तर भारत मतलब मालवा बुंदेलखंड में फिर से हमारे क्या मराठा पताका फहराई थी। फिर मुगल बादशाह की दिल्ली वापसी की बात करें, किसकी, मुगल बादशाह की दिल्ली वापसी की बात करें, तो 1761 में, 1761 के 1771 में माधवराव ने महादजी सिंधिया की मदद से, तो 1771 में क्या माधवराव ने महादजी सिंधिया की मदद से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जो हमारे क्या अंग्रेजों के संरक्षण में था, उनको वापस दिल्ली की गद्दी पे बैठाया। किसने, हमारे माधवराव ने। तो माधवराव ने महादजी सिंधिया की मदद से मुगल बादशाह जो हमारे शाह आलम द्वितीय थे, जो उस समय क्या थे अंग्रेजों के संरक्षण में थे, तो 1771 में उनको वापस से दिल्ली की गद्दी पे बैठाया, जिससे दिल्ली पर मराठों का नियंत्रण फिर से स्थापित हो जाता है। ग्रांड डफ का कथन क्या था, तो 1772 में क्षय रोग मतलब टीबी से माधवराव की असामयिक मृत्यु हो जाती है। क्या टीबी से मर के माधवराव की असामयिक मृत्यु हो जाती है। इस पे हमारे ब्रिटिश इतिहासकार जो ग्रांट डफ क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं मराठा साम्राज्य को पानीपत के मैदान में उतना बड़ा धक्का नहीं लगा था, जितना इस उत्कृष्ट युवा पेशवा की मृत्यु से लगा था। तो इससे हमारे माधवराव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आते हैं हमारे को नारायण राव। कौन आते हैं, नारायण राव और रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते हैं। उनके षड्यंत्र की बात करें, तो जैसे ही हमारे माधवराव की मृत्यु होती है, तो उनका छोटा भाई जो नारायण राव था, वो पेशवा बन जाता है 1772 से 1773 में। लेकिन इसके बाद क्या पारिवारिक कलह हो जाती है, तो बालाजी बाजीराव का भाव, क्या बालाजी बाजीराव का भाई यानी कि माधवराव, या फिर नारायण राव का चाचा रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते हैं, खुद पेशवा बनना चाहता था। आप इसे याद रखेंगे, जो रघुनाथ राव था ये क्या था, खुद पेशवा बनना चाहता था। तो नारायण राव की हत्या की बात करें, किसकी, तो इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। तो 1773 में राघोबा ने सत्ता के लालच में, किसने, सत्ता के लालच में अपने ही भतीजे नारायण राव की बेरहमी से हत्या करवा दी, और खुद पेशवा बन जाता है। कौन, राघोबा। तो अब क्या है, हमारे राघोबा शासक बन जाता है। फिर सवाई माधवराव की बात करें, सवाई माधवराव जिन माधवराव द्वितीय और बार भाई परिषद की बात करें, तो राघोबा की इस कृत्य से, जो उन्होंने नारायण राव को मरवा दिया था, तो नारायण राव की मृत्यु की कृत्य से मराठा सरदार भड़क जाते हैं, और उन्होंने राघोबा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। किसने, सरदारों ने, जो मराठा सरदार थे उन्होंने क्या, राघोबा को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। फिर बार भाई परिषद की बात करें, तो नारायण राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम क्या था, सवाई माधवराव। आप इसे याद रखेंगे, जिसका नाम हमें सवाई माधवराव था, मतलब माधव नारायण राव ये रखा गया। तो इस नवजात शिशु को पेशवा घोषित किया गया, क्यों, क्योंकि पेशवा था छोटा, इसलिए शासन चलाने के लिए 12 प्रमुख मराठा सरदारों की एक समिति बनाई गई, जिसे बारभाई परिषद कहा गया। प्रमुख नेता की बात करें, तो इस परिषद के मुख्य सूत्रधार महान कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस, जिनका तो राजनीतिक दिमाग था, और हमारे महादजी सिंधिया सैन्य ताकत थे। आप इसे याद रखेंगे, बारभाई परिषद की। तो इस परिषद के मुख्य सूत्रधार हमारे महान कूटनीतिज्ञ नाना फडणवीस थे, जो इनका क्या था, राजनीतिक दिमाग था, और महादजी सिंधिया की बात करें तो उनकी सैन्य ताकत थी। फिर बात करेंगे हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, हमारे 1775 से 1782 तक। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज मराठा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें, तो बारभाई परिषद से हार कर सत्ता का लालची जो हमारा राघोबा था, ये हमारे कहाँ चला जाता, अंग्रेजों के पास चला जाता, वो भी कहाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में चला जाता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की शरण में चला जाता कौन, हमारे राघोबा, जिसने क्या इस युद्ध की नींव रखी थी। इस युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण संधियां होती है। सबसे पहले संधि होती है हमारी कौन सी, सूरत की संधि। तो राघोबा और अंग्रेजों के बीच में होती है हमारी कौन सी, सूरत की संधि। अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने के लिए सैन्य मदद का वादा किया, कि भाई हम राघोबा को, कि हम तुम्हें क्या है,
शासक बना देंगे और इसके लिए जितने सैनिकों की ज़रूरत पड़ेगी, हम तुम्हारे सैनिकों से मदद करेंगे। लेकिन राघोबा को भी करना पड़ेगा क्या? तो राघोबा को जीत के साल्सेट और बसीन किसको देना पड़ेगा? अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। क्या साल्सेट और बसीन किसको देना पड़ेगा? अंग्रेज़ों को देना पड़ेगा। तो ये थी हमारी कौन-सी संधि? सूरत की संधि। अगली संधि आती है हमारी कौन-सी? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है हमारी 1776 में। तो कलकत्ता में बैठी जो हमारी मुख्य ब्रिटिश सरकार थी, उनको सूरत की संधि पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि साल्सेट और बसीन उनके लिए काफ़ी नहीं था। तो उन्होंने बारवाई परिषद जो नाना फडणवीस थे, उनके साथ एक नई संधि कर ली और राघोबा का साथ छोड़ने का वादा कर दिया। तो हमारे नाना फडणवीस ने कहा कि जो वो राघोबा तुम्हें देता, उससे ज़्यादा हम देंगे। तो इसी के साथ हमारी जो ब्रिटिश सरकार थी कौन-सी? हमारे कलकत्ता की वाली। तो हम नाना फडणवीस के साथ संधि कर लेते हैं, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। लेकिन जो हमारी पुरंदर की संधि थी, ये भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। फिर होती है हमारी कौन-सी? बड़गाँव की संधि 1789 के 79 के अंदर। तो अंग्रेज़ों ने पुनः हमला किया। क्या? मराठों पे पुनः हमला किया, लेकिन मराठों ने महादजी सिंधिया के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से हरा दिया। अंग्रेजों को ये अपमानजनक संधि करनी पड़ी। कौन-सी? बड़गाँव की संधि। मराठों के जीते हुए सारे इलाके मराठों को वापस करने पड़े। कौन-सी? बड़गाँव की संधि। फिर आती है लास्ट हमारी कौन-सी? सालभाई की संधि। कौन-सी संधि आती है? सालभाई की संधि, जो 1782 में हुई थी। तो महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में ये निर्णायक संधि होती है। कौन-सी? सालभाई की संधि हमारी महादजी सिंधिया की मध्यस्थता में होती है। अंग्रेजों ने सवाई माधवराव को वैध पेशवा मान लिया और राघोबा को पेंशन देके किनारे कर दिया कि भाई तुम थोड़ा बहुत पैसा ले लो, लेकिन साइड में बैठो, अब तुम पेशवा की रेस में नहीं हो। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी इस कूटनीतिक जीत माना। इससे हमारे राघोबा को साइड करके जो हमारे सवाई माधवराव था, इसको पेशवा बनाना, ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी कूटनीतिक जीत माना। क्यों? क्योंकि इससे अंग्रेजों को 20 साल तक मराठों से शांति मिल गई। मराठे और अंग्रेजों के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ। 1795 में युवा पेशवा जो माधवराव थे, उनके महल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। युवा पेशवा थे सवाई माधवराव, तो उन्होंने क्या महल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे मराठा राजनीति में फिर से अस्थिरता आ जाती, सुसाइड करने की वजह से। फिर बाजीराव द्वितीय और मराठा साम्राज्य के पतन की बात करें। किसकी? बाजीराव द्वितीय और मराठा साम्राज्य के पतन की बात करें, तो सवाई माधवराव की मृत्यु के बाद राघोबा का अयोग्य बेटा बाजीराव द्वितीय, जिसका शासन 1795 से 1818 तक था, वो पेशवा बन जाता है। इसी दौरान हमारे क्या नाना फडणवीस की भी मृत्यु हो जाती है। तो मराठा साम्राज्य को एकजुट करने वाले अंतिम महान नेता के रूप में जाना जाने वाले नाना फडणवीस का 1800 में निधन हो जाता है। अंग्रेजों ने अपनी जो उनकी राजनीतिक चतुराई थी, इस कारण उन्हें मराठों का मैकियावेली भी कहा जाता है। किसे? नाना फडणवीस को। होलकर का पुणे पर हमले की बात करें, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया, या पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया ने मिलकर जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी थी। किसकी? जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी थी। और गुस्से में हमारे जसवंतराव होलकर ने क्या किया? पुणे पर हमला कर दिया। जब जसवंतराव होलकर के भाई की हत्या कर दी, तो फिर क्या हुआ? जसवंतराव होलकर ने पुणे पे हमला किया और पेशवा और सिंधिया दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया। अब इससे क्या होती है? हमारी बसीन की संधि होती है। क्या होती है? बसीन की संधि होती है 1802 में। तो होलकर से डर के कायर पेशवा, या होलकर से डर के हमारे जो कायर पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, ये भाग के कहाँ चले जाते हैं? अंग्रेजों के पास चले जाते हैं और उसने अंग्रेजों के साथ बसीन की एक सहायक संधि कर ली, जिसके तहत क्या होता है? इसके तहत उसने जो हमारे कौन था? होलकर, तो होलकर क्या है? हमारे बाजीराव द्वितीय, ये क्या था? हमारे अंग्रेजों से की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार कर हो जाता है कि मैं हम अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हैं, और ब्रिटिश सेना पुणे में वहां जाके तैनात हो जाती है। और इस एक हस्ताक्षर ने मराठा स्वतंत्रता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जो कौन किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। फिर दूसरा युद्ध होता है हमारा कौन सा? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 के बीच में होता है। इस युद्ध की बात करें, तो बसीन की संधि को अन्य जो मराठा सरदार थे, मतलब सिंधिया, भोंसले, होलकर, इन्होंने मराठों का अपमान माना कि भैया ऐसे बिना पूछे आप हस्ताक्षर कैसे कर सकते हो, और वे अंग्रेजों के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन वे एकजुट होकर नहीं लड़े थे, जिसका क्या अंग्रेजों ने फायदा उठाया और उन्हें अलग अलग जगह पे हरा दिया। जैसे उसके बाद हमारे उनसे बहुत सारी संधियां होती है, जिसमें एक संधि होती है हमारी कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की संधि। कब? 1803 में। तो अंग्रेजों ने दौलतराव सिंधिया को हराकर ये संधि की थी। किसको? दौलतराव सिंधिया को हराकर हमारी सुरजी अर्जन गांव की संधि की थी 1803 में। अगली संधि आती है हमारे कौन सी? देवगांव की संधि 1804 में। तो अंग्रेजों ने भोंसले जो नागपुर के थे, उनको हराकर ये संधि की थी। कौन सी? देवगांव की संधि। और तीसरी से राजपुर घाट की संधि 1804 में। तो अंततः हमारे जसवंतराव होलकर ने भी हार के बाद ये संधि कर ली थी। तो हमारी तीन संधियां होती है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। कौन कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में, देवगांव की संधि 1804 में, और राजपुर घाट की संधि 1804 में हुई थी। इसके बाद होता है हमारा कौन सा? मराठों का अंत। मराठों का अंत कैसे होगा? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और मराठा शक्ति के अंत की बात करें,
1817 से 1819 के बीच में। ये मराठों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम प्रयास था, जिसमें हमारे क्या मुद्दा था? पिंडारियों का मुद्दा था। अंग्रेज क्या पिंडारियों का दमन करना चाहते थे। किसका दमन करना चाहते थे? पिंडारियों का दमन करना चाहते थे। पिंडारी क्या थे? मराठा सेना के अनियमित सैनिक थे, जो क्या करते थे? लूटपाट किया करते थे। उनको हम पिंडारी कहते हैं। तो अंग्रेज क्या पिंडारियों का दमन करना चाहते थे, और मराठा सरदार को ऐसा लगा कि पिंडारियों के बहाने अंग्रेज मराठा राज्य पर कब्जा करना चाहते थे। तो इसी वजह से हमारे अंतिम युद्ध होता है। तो पेशवा, होलकर, भोंसले, कौन कौन? पेशवा, होलकर, भोंसले, इन्होंने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन ब्रिटिश सेना बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी थी उस समय तक, तो मराठों को इन्होंने बुरी तरह से हरा दिया। मराठे इससे हार जाते हैं, और इससे हमारे क्या मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो अंग्रेजों ने पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, और मराठा संघ को भंग कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख की वार्षिक पेंशन देके उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया था। और ये वही पेशवा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इस सतारा के राजा की बात करें, तो जनता की भावनाओं को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने शिवाजी महाराज के वंशज प्रताप सिंह को सतारा की गद्दी पर बैठा दिया, जो केवल एक नाम मात्र का राजा था। तो इस तरह हमारे क्या मुगल मराठा साम्राज्य समाप्त हो जाता है। अब बात करेंगे मराठा साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे। तो मराठा साम्राज्य का पतन केवल अंग्रेजों की सैन्य ताकत का परिणाम नहीं था, बल्कि ये हमारे मुख्य रूप से मराठों की अपनी खुद की आंतरिक कमजोरियों और रणनीतिक भूलों का नतीजा था। क्या नतीजा था? जब साम्राज्य अपने विस्तार के चरम पे था, तब ये भीतर से खोखला हो रहा था। हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण है जिससे इतने बड़े विशाल साम्राज्य को ढहने पे मजबूर कर दिया था। तो ऐसे कौन कौन से कारण थे? पहला कारण आता है हमारा नेतृत्व का संकट और आपसी कलह। तो महादजी सिंधिया, जो हमारे 1794 में, और नाना फडणवीस 1800 में, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। किसकी? महादजी सिंधिया की तो 1894 में, और नाना फडणवीस की 1800 में मृत्यु हो जाती है। तो इस मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में योग्य नेतृत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्या योग्य नेतृत्व था? ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया के, बाजीराव द्वितीय और दौलतराव सिंधिया जैसे जो हमारे नेता स्वार्थी, अयोग्य थे। जो हमारे दोनों के दोनों नेता थे, कौन कौन से? दौलतराव सिंधिया और बाजीराव द्वितीय, ये दोनों के दोनों क्या थे? नेता स्वार्थी और अयोग्य थे। फिर हमारा मराठा संघ की बात करें, जिसमें और सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़, ये एक ही झंडे के नीचे आने की बजाय क्या आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते थे। अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते थे। ये क्या एक झंडे के नीचे आने से मना करते थे। और इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इन्हें अलग अलग युद्धों में हराया था। इसी फूट का फायदा उठा के क्या अंग्रेजों ने इन्हें अलग अलग युद्धों में हराया था। दूसरा कारण आता है अन्य भारतीय शक्तियों से अलगाव। या अन्य भारतीय शक्तियों से अलगाव की बात करें, जो हमारा राजपूताना सहित जो अन्य शक्तियां थी, उनसे अलगाव की बात करें, तो शुरुआत में शिवाजी महाराज का उद्देश्य हिंदवी स्वराज स्थापित करना था। लेकिन बाद के जो पेशवा थे, इनके दौर में मराठों का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल चौथ और सरदेशों की जो कर है उसको वसूलना रह गया था। उन्होंने उत्तर भारत में जाटों और सिखों को भी नाराज कर दिया था, ये टैक्स वसूल करके। मराठों ने राजपूताना, जो वर्तमान राजस्थान है, उसमें भी लगातार हस्तक्षेप किया और भारी लूटपाट की थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब मराठों को अंग्रेजों के खिलाफ सहयोग की जरूरत पड़ी, तब राजपूत शासकों ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो राजपूत शासकों ने उनकी कोई मदद नहीं की, कोई भी मदद नहीं की। उल्टे में मराठों के आतंक से बचने के लिए राजस्थान की रियासतों ने 1817-18 में अंग्रेजों के साथ क्या सहायक संधियां भी कर ली थी। तो ये रहा तीसरा कारण आता हमारा दोषपूर्ण आर्थिक नीति। या दोषपूर्ण आर्थिक नीति की बात करें, तो मराठा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किसी ठोस कृषि या व्यापारिक नीति पे आधारित नहीं थी। क्या हमारी मराठा साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी, ये हमारे के कोई भी ठोस कृषि या फिर व्यापारिक नीति पे आधारित नहीं थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगातार किए जाने वाले सैन्य अभियान और लूट का धन हुआ करता था। जब मराठा साम्राज्य का विस्तार हो गया, तो उनके पास सेना को वेतन देने के लिए कोई पर्याप्त धन नहीं बचा, जिससे क्या हमारे सेना में अनुशासनहीनता फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जब पैसा नहीं मिलता तो सेना इधर उधर भागती है। फिर सैन्य प्रणाली में बदलाव और कमजोरी की बात करें, क्या सैन्य प्रणाली में बदलाव और कमजोरी की बात करें, तो मराठों की सबसे बड़ी ताकत उनकी छापामार युद्ध प्रणाली थी, गोरिल्ला वॉरफेयर थी, जिससे क्या मुगल भी खौफ खाते थे। बाद के मराठा सरदारों की बात करें, तो इन्होंने पारंपरिक शैली को छोड़ दिया और अंग्रेजों की तरह मैदानों में युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो भाड़े के सैनिक थे, उन पर बहुत ज्यादा निर्भरता दिखाई थी। उनको पैसे दिए, युद्ध लड़ने के लिए बुलाते थे। किनको? फ्रांसीसी और पुर्तगाली जो भाड़े के सैनिक थे, उनको। मराठों का तोपखाना और सैन्य अनुशासन अंग्रेजों की तुलना में बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। क्या सैन्य अनुशासन, साथ ही साथ जो मराठों का तोपखाना था, ये भी क्या आउटडेटेड था, पुराना था। अगला कारण आता है हमारा अंग्रेजों की श्रेष्ठ कूटनीति और जासूसी की बात करें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मराठों की तुलना में बहुत अधिक बेहतर राजनीतिक दूरदर्शिता थी। अंग्रेजों की नीति कैसी थी? स्पष्ट थी, मतलब फूट डालो और राज करो।
उन्होंने मराठा सरदारों की आपसी दुश्मनी को भड़काकर उन्हें कमजोर कर दिया। अंग्रेजों का जासूसी तंत्र भी बहुत ज्यादा मजबूत था, जिससे उन्हें मराठों की हर अंदरूनी कमजोरी की पहले से ही जानकारी हो जाती थी, जबकि मराठे इस मामले में बहुत पीछे थे। मराठे ज़्यादा जान नहीं पाते थे और अंग्रेज बहुत जल्दी ये चीज़ों को पता लगा लेते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का जासूसी तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत था। निष्कर्ष के रूप में देखें, तो मराठा साम्राज्य एक ऐसे विशाल पेड़ की तरह था, जिसकी जड़ें मतलब आपसी एकता और ठोस अर्थव्यवस्था दीमक खा चुकी थी। क्या जिनकी जड़ें क्या दीमक खा चुकी थी? अंग्रेजों की सैन्य ताकत ने उन्हें खोखला हो चुके पेड़ को केवल एक धक्का देके गिराने का काम किया था, नहीं तो वो पहले से ही खोखली थी। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने मराठा साम्राज्य के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।